राइट, सो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट, स्टूडेंट में यू हैव स्टूडेंट आईडी, यू हैव देयर नेम, ईमेल और उनका कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 एट कोर्स हो गया पाइथन। ऐसे ही लेट्स से 2 3 4 एक और स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे ही एक और स्टूडेंट है 2 3 4, उनका नाम हो गया लेट्स से एस एट ई डॉट एसक्यूएल, एंड एक और आ गया 3 4 5, इनका नाम है और एक इसका हो गया, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर आपका एक प्राइमरी कोई एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट, वो एक दूसरे मतलब सॉरी एक नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट दूसरे प्राइमरी एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, ओनली फंक्शन डिपेंडेंट, और ये वाला एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट, मतलब दिस एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। तो ऐसा हो सकता है कि आईडी इज डिपेंडेंट, सॉरी कोर्स इज डिपेंडेंट ऑन आईडी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हो गया मेरा आईडी प्राइम की एट्रीब्यूट, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी की है। बी हो गया मेरा लेट्स से ईमेल, फिर ईमेल से मुझे पता चल रहा है कोर्स, तो मैं अगर सिंपली ये लिखता हूँ कि आईडी, तो उससे मुझे कोर्स भी पता चल जाएगा, है ना। अब डीबीएमएस में क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट अलाउड, आप ऐसे नहीं कर सकते कि वन मतलब ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रख सकते कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते। तो मतलब बेसिकली ये वाला जो आ रहा है कि मैं एक ईमेल से यूनिकली आइडेंटिफाई कर लूं कोर्स क्या है, ये इनवैलिड है। तो हमें क्या करना होता है, तो ये चीज मतलब वी नीड टू असेस। तो जब हम लोग टेबल्स बनाते हैं, डेटाबेस टेबल बनाते हैं, तो ये सारे जो टाइप के फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं हम ये असेस करते हैं। हम लोग पहले तो देखते हैं कीज कैसे बनेंगी, तो वी डिसाइड कि हमारी प्राइमरी की कौन सी है और नॉन प्राइमरी की कौन सी होंगी, राइट। फिर हम असेस करते हैं व्हाट इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी, उससे आपका जो डेटाबेस बनता है दैट इज इन नॉर्मलाइज्ड। सो नॉर्मलाइजेशन पे भी आएंगे विद एग्जांपल्स आल्सो। बट ट्रांजिटिव का मतलब सिंपली हो गया कि मैं अगर 1 2 3 से ईमेल निकाल रहा हूँ और अगर ईमेल से मैं पाइथन निकाल पा रहा हूँ, तो 1 2 3 से मेरे पास पाइथन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 पुनीत, ये इनवैलिड हो गया ना। तो हम क्या करते हैं कि जो चीजें इररेलेवेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जैसे कोर्स का स्टूडेंट की डिटेल से कोई मतलब है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोर्स को अलग से रख लेते हैं, ठीक है, और एक हम लोग सेपरेट टेबल बना लेते हैं जिसमें आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट आईडी और एक आ रहा है कोर्स आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन क्या हो रहा है कि जैसे अब मान लो कि ये स्टूडेंट है पुनीत, अब इसने अगर एक कोर्स ज्वाइन करा, हमारी जो ओरिजिनल टेबल थी ये वाली थी, अगर ये कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी बाकी सारी वैल्यूज भी रिपीट कर रही है ना, पर इनकी जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये तो हमने स्टोर करा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट को हम हटा देते हैं इनटू अ डिफरेंट टेबल, और इसमें हम असाइन कर देते हैं अपना कोर्स आईडी, ये 1 2 3, इसकी जरूरत है नहीं अब। और हम एक सेपरेट टेबल बना लेते हैं जिसमें स्टूडेंट आईडी आ रहा है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 और 1 2 3। तो ये कर रहा है पाइथन एसक्यूएल टैबलो टैबलो। तो मैंने कीवर्ड क्या यूज करा था, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, पर ये दोनों तो प्राइम की एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें अलाउड है रेपिटेशन जो आपके प्राइम की एट्रीब्यूट्स हैं, पर जो बाकी सारे हैं जो नॉन प्राइम की है, मतलब जो आपके किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करते, उस केस में हम क्या करते हैं, वी ब्रेक देम डाउन इनटू सेपरेट टेबल्स। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, अब अगर मान लो पुनीत है, अभी इसमें दो चीज मतलब देयर आर 3 एरर्स एक्चुअली। पहला एरर ये है कि मान लो कि पूरे हिस्टोरिकली हमने क्या करा हुआ है, एक टेबल बनाई, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है ये। अब हम लोग इसी टेबल को कहते हैं कि इसी टेबल से मुझे पता चल रहा है कि हम लोग कितने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं।
अब कल को मान लो अदिति ने कहा कि भाई मैं नहीं कर रही कोर्स, सॉरी अदिति नहीं, श्रेया कहती कि मैं अब कोर्स नहीं कर रही, तो फिर श्रेया की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो मतलब कि हमारा जो कैटलॉग है उसमें से एसक्यूएल हट जाएगा, क्योंकि हमने कहीं और तो स्टोर करा ही नहीं कि एसक्यूएल भी हमारा कोर्स है ना। दूसरी चीज ये है कि जब यही श्रेया अब कोई दूसरा कोर्स करती है, जैसे पुनीत ने भी दूसरा कोर्स करा, तो हमें उसके लिए कोर्स भी ऐड करना पड़ा, साथ में हमें जो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स थे वो भी ऐड करने पड़े, तो इससे रेपिटेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स हैं, अगर ऐसी ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है कि मैं एक से दूसरा निकाल रहा हूँ और दूसरे से तीसरा निकाल पा रहा हूँ, तो मैं 1 2 3 से पाइथन भी निकाल सकता हूँ इस टेबल में, है ना। पर ऐसा अलाउड नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे मतलब एरर्स आते हैं। अब मान लो ऐसे ही आपको अब अपडेट करना है कि जहां जहां पे, अब मैंने पाइथन का नाम रख दिया इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो या जैसे टैबलो की बात करते हैं, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया इनटू बेसिक टैबलो एंड एडवांस टैबलो, ठीक है। तो जहां पे भी मेरे पास टैबलो आ जाए, मुझको मेरी ओरिजिनल ये वाली जो टेबल है, इसमें उन सारी जगह पे टैबलो को अपडेट करना पड़ेगा टू बेसिक टैबलो। अब हो सकता है कि अदिति ने बेसिक करा है, पुनीत ने एडवांस करा है, तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक सेपरेट टेबल मेंटेन कर लेता हूँ जिसमें कोर्सेज है, कोर्सेज एक ही बार ही आ रहे हैं, स्टूडेंट की डिटेल्स है वो भी एक बार ही आ रही है, और एक मेरी ये टेबल बन गई कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है ना। यहाँ पे मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखनी पड़ेगी, पर यहाँ पे मेरी जो क्वेरी होगी इट विल नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, और वो डीबीएमएस में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी रन होने में, ठीक है। सो दैट इज दी मतलब दैट इज योर फुल्ली सॉरी दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ऐसे ही काम करता है आपके, हमने 4 टाइप की डिपेंडेंसीज डिस्कस करी थी, ट्रिवियल और पार्शियल, फुल और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ये चीज अगर आती है, हम लोग ये असेस करते हैं, अगर मैं टेबल बना रहा हूँ उसमें मैं देखूंगा कि मेरा जो प्राइम की एट्रीब्यूट है, is it related to another, मतलब naturally it is related to another non-key attribute, but is a non-key attribute uniquely identifying a non-key attribute। अगर ऐसा होता है कि मेरा ईमेल आईडी कोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, पर कोर्स का स्टूडेंट डिटेल से कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना, कोर्स तो सेपरेटली चलती है चीज, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी ब्रेक दिस डाउन इनटू डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। तो आप अगेन इसमें कॉमन चीज नोटिस करोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस रिडंडेंसी, जो रेपिटेशन आ रहे हैं हम वो कम करने के लिए टेबल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। कूल, सो दिस कवर्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके अगेन मैं आपको थ्योरी वाले जो नोट्स हैं वो आई विल डेफिनेटली ट्राई आज शाम तक मिल जाए, अलॉन्ग विद कल वाले नोट्स, वो मुझे बनाने हैं अभी, ठीक है। तो आपको आई शेयर दिस आई गेस 10 बजे तक अभी, ठीक है। ओके, सो कमिंग ऑन टू नॉर्मलाइजेशन, ये आपका लास्ट थ्योरी टॉपिक है इन एसक्यूएल, इसके बाद पूरा प्रैक्टिकली रहेगा। सो एंड नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे इंटरव्यूज में पूछते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन पता है क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So in terms of interviews, in terms of practical application also, normal forms काफी टाइप के होते हैं। There are I think 9 different types of normal forms। मतलब ये आपके बेसिकली लेवल्स होते हैं कि एक लेवल हो गया फिर दूसरा लेवल, तो ये बस एक तरीके से क्या बताता है, हाउ सिक्योर योर डेटाबेस इज। अगर आपका डेटाबेस 1NF में है, तो वो इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, पर अगर वो 9NF में होगा तो मतलब वो काफी सिक्योर, ठीक है। तो ये लेवल्स होते हैं या चेकलिस्ट होती है कि मेरा डेटाबेस इसको कंप्लाई करता है या नहीं, ठीक है। सो दीज आर गाइडलाइंस, या इनको कन्वेंशन भी बोल सकते हो, कि आपका डेटाबेस ऐसा होना चाहिए और स्ट्रिक्टली ऐसा ही होना चाहिए। तो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वी आर ओनली कंसर्न विद 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3.5NF इसको बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, और 4NF, ठीक है। ये आपके 5 नॉर्मल फॉर्म्स हो गए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो होते हैं वो बहुत ही थियोरेटिकल हैं, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और आप रियल लाइफ में यूज करोगे भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस टेबल, ठीक है। इसमें आप नोटिस करोगे थोड़ी सी अजीब सी बनी है ये टेबल। ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट आईडी, उसका नाम आ रहा है, वो कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, एंड इंस्ट्रक्टर के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने एक ही सेल में 2 वैल्यूज डाल रखी हैं। मैं इसको ऐसे स्टोर कर सकता हूँ कि मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर कर दिया,
पर इसमें दिक्कत क्या है, मुझे जानना है कि कितने लोग पाइथन पढ़ते हैं। तो मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखनी होगी कि पाइथन किस किस में कोर्सेज में आ रहा है, तो ये रिलायबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कोशिश, एंड सेम गोस फॉर ये इंस्ट्रक्टर नेम्स आल्सो। इंस्ट्रक्टर नेम में भी आई हैव डिफरेंट वैल्यूज इन वन से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे जानना है रोहित कितने लोगों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता नहीं चल रहा, यहाँ पे मुझे क्लियरली पता नहीं चल रहा कि रोहित कितने लोगों को पढ़ाता है। तो मुझे दोबारा से कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखनी होगी टू फिगर आउट रोहित कितने लोगों को पढ़ाता है। सो हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ डेटाबेस टेबल्स वी नेवर स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सेल। हमेशा आपकी जो वैल्यू होती है इन अ सेल, इट शुड बी एटॉमिक। तो आपने शायद 7th या 8th में पढ़ा होगा, वो केमिस्ट्री में एटम्स वगैरह होते हैं, राइट। तो पहले ये बोलते थे कि एटम्स के नीचे, मतलब उससे नीचे कुछ और नहीं होता, यू कैन ब्रेक इट डाउन फर्दर। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और भी चीजें निकलती हैं, बट इन प्लेन इंग्लिश एटॉमिक का मतलब होता है कि आप उसको और ज्यादा नहीं लिख सकते, या उसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जैसे हमारा स्टूडेंट आईडी के बारे में, हमारी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू, स्टूडेंट आईडी की वैल्यू में एक ही चीज है, विच इज 1 2 3। अब इसको मैं फॉलो ब्रेकडाउन कर सकता हूं। फॉलो ब्रेकडाउन होगा एक ही वैल्यू है ना, तो दिस इज एन एटॉमिक वैल्यू क्योंकि ये ज्यादा है थोड़ी। कमिंग ऑन टू वी हैव स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम में भी एक ही वैल्यू आई है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज एन एटॉमिक वैल्यू। पर अगर मैं स्टूडेंट नेम में ये ले लूं, इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। हाँ, कैसे होगा? यस, तो जनरली आप नोटिस करोगे इवन इन डेटाबेसेस जो नेम्स होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, नॉट जैसे कोई प्रोडक्ट वगैरह, लोगों के नाम हमेशा ऐसे स्टोर होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, लेट्स से कुछ और एनालिसिस हो सकता है कि कितने लोगों का नाम कैसे एंड होता है। तो अगेन मुझे अगर ये देखना हो कि कितने लोगों का नाम कैसे एंड हो रहा है, उसके लिए मुझे अगर ये एक ही वैल्यू होगी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखनी पड़ेगी। बट इन दिस केस मेरी जो क्वेरी होती है अगर इन दोनों स्प्लिट करके लिखी, तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। मेमोरी भी तो ज्यादा है, मेमोरी भी ज्यादा है तो बोलो मुझे क्यों, अगर आप स्टूडेंट नेम को वैल्यू आप करा वैल्यू 100, पर अगर इसको ब्रेक डाउन करते हो इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये बन जाएगा वैल्यू 50, ये भी वैल्यू 50। जैसे मेमोरी इतनी ज्यादा भी कंज्यूम है। ठीक है, कमिंग ऑन टू हमारा नेक्स्ट फील्ड क्या है, क्या लिखे नेक्स्ट फील्ड, कोर्सेज। कोर्सेज को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, क्या आ रही है पहली वाली, पाइथन एंड टैबलेट। तो दिस कैन बी ब्रोकन डाउन क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता पोस्ट वन एंड पोस्ट टू, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी के 3 पोस्ट हो, किसी के 4 हो, किसी का एक ही हो। तो फिर इसको क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इनटू कॉलम्स हम इसको रोज में डिवाइड करते हैं। तो अभी एक आ गई पाइथन, एक आ गई टैबलेट। तो अभी के लिए क्या करो, आप लोग इस टेबल को एक्सेल में कॉपी करो जो कॉर्नर में है, एंड ट्राई टू ब्रेक डाउन द वैल्यूज इनटू डिफरेंट रोज। तो जैसे यहाँ पे पाइथन टैबलो है, ये आपका अलग अलग रोज में आना चाहिए। उसके सामने इंस्ट्रक्टर नेम सुमित होगा, टैबलो के सामने इंस्ट्रक्टर नेम रोहित होगा एंड सो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जी टेबल रोहित हाँ कैसे एक बारी बता देना वन से स्टार्ट एंड भाई जैसे अभी हमने देखा कि एटॉमिक का भी होती है तो लेट्स से दैट वी आर फाइंडिंग ये एटॉमिक वैल्यू है या फिर ये नहीं कैन इट बी ब्रोकन डाउन फर्दर कर सकते हैं कैसे ठीक है सो मेरे पास ये आ सकता है मेरे पास वन आ सकता है और वन नहीं आ सकता है पर अगर मैं इसको अलग अलग स्प्लिट कर दूंगा तो will 1998 have the same value as this 1998 की अगर मैं स्प्लिट कर दिया तो will 1998 have the same value as this no अच्छा कोई डेटा टाइप है इसका एसक्यूएल में जो ये पूरी वैल्यू को ये अकोमोडेट करे या ये नंबर की तरह
कोई ऐसा डेटा टाइप है बीडीएनएस में जो इस पूरी वैल्यू को स्टोर कर ले, राइट? है कोई ऐसा डेटा? हाँ जी। तो डेट में हमारी पूरी वैल्यू आज तक स्टोर हो ही गई है, पर अगर हम बात करते हैं अबाउट लेट्स से नेम, ठीक है, अब आयकार में भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, राइट, पूरे में। प्रॉब्लम क्या है कि स्टिल आई कैन ब्रेक दिस डाउन फर्दर, है ना, इनटू टू सेपरेट कॉलम्स, पर डेट वैल्यूज को हम स्प्लिट नहीं करते, डेट वैल्यूज को हमेशा एक साथ ही रखते हैं, क्योंकि देयर इज अ accommodating data type also, ठीक है। सो डेट वैल्यू कैन नॉट टेक अप, वो है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सिमिलरली डेट टाइम वाले टाइप कर सकते हो, इवन दो डेट टाइम आपका डेटा टाइप होता है, पर हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, इनटू डिफरेंट फॉर्म्स फॉर स्टोरेज। पर आइडियली वैसे नहीं करते क्योंकि डेट टाइम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे टाइम, ठीक है। हो गया सबका? सो पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहते हैं कि योर टेबल शुड हैव एटॉमिक वैल्यूज ओनली, दे शुड नॉट हैव नॉन एटॉमिक वैल्यूज। तो आपकी हर सेल में जो वैल्यूज हैं वो उसमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक डाउन करके दो, ठीक है। सो आपकी जो रिजल्टेंट टेबल है कुछ ऐसी बन रही होगी, ठीक है, ओके। दूसरा इसमें आता है कि ईच टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की, ठीक है। तो आपको पूरा वो कीज वगैरह असेस करके, फंक्शनल डिपेंडेंसी असेस करके यू नीड टू डिसाइड कि आपकी एक प्राइमरी की होनी चाहिए। इट कैन बी अ सिंगल एट्रीब्यूट, इट कैन बी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे। अच्छा, अगर मैं इसको प्राइमरी की बना देता हूँ स्टूडेंट आईडी को, ये बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, क्यों? डुप्लीकेट्स है इसमें, है ना, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। तो मुझे इस टेबल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इन सच अ वे कि मेरे स्टूडेंट आईडी में एक ही रो है, मतलब स्टूडेंट आईडी एक ही बार है। ऑल्सो देयर शुड बी नो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसा ना हो कि मैं यही डिलीट कर दूं कि भैया ये रो ही हटा दे, ये नहीं कर सकते। पर कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आई कैन ब्रेक डाउन दिस टेबल की जो इसका एसेंस है, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो रहे, बट ये इसको हम प्राइमरी की बना पाए स्टूडेंट आईडी को। तो कैसे कर सकते हैं? खुद से बताओ, नीचे नहीं देखना, बताओ, लॉजिकली बताओ आप कैसे करोगे। क्या चीज? ठीक है, तो मैं इनका एक टेबल बना लूं, इनकी मैं अलग टेबल बना लूं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है फिर? हाउ विल आई नो कि स्टूडेंट ये जो प्रदीप है ये पाइथन पढ़ रहा है? क्या? हाँ जी, तो हम एक अलग टेबल ही बना देंगे जब उसमें वी कैन डिसाइड अ प्राइमरी की आल्सो। सो आपका आता है, एक सेकंड, एक टेबल बन गई है, और एक टेबल बन गई है, एंड इसमें कोर्स आईडी डाल देते हैं, आईडी 1 2 3 4, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम में कोर्स आईडी डाल देते हैं। तो प्रदीप क्या क्या कर रहा है? पाइथन और टैबलो, डी
सोने बढ़ रही है SQL 3 एंड देन नैना बढ़ रही है मशीन लर्निंग Tableau 2 और पावर BI 5। ठीक है, ओके। दूसरा कहता है कि सबका सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये कहता है कि योर टेबल शुड बी इन वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि मतलब एटॉमिक वैल्यूज इन प्राइमरी की, साथ में देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हमने पढ़ा था पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, राइट? पहले ट्राई टू फिगर आउट कि इस वाली टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या। ठीक है, पहले ये निकालो, सोचो थोड़ी देर, एंड इन द मीन टाइम ये भी स्प्लिट कर लो ऐसे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सोचो, देन आई विल एक्सप्लेन। क्या है इसमें? सॉरी, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि मेरे एक जो फील्ड है उसको मैं मल्टीपल फील्ड से भी डिफाइन कर सकता हूँ, एक से भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो बताओ इसमें हाउ डू वी रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी? एक से ज्यादा लगेगी ना? तो मतलब फॉर मी टू आइडेंटिफाई और सॉरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मुझे मल्टीपल फील्ड्स को यूज करना पड़ेगा, राइट? अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, कहाँ गया? जो हमने कोर्स आईडी नहीं बनाया है उसके बेस पे तो सारे आ सकते हैं। सारे क्या आ सकते हैं? सारे लोग। और नहीं, सारे लोग ऐसे आएंगे, एक का कोर्स आईडी 1 आ रहा है तो उसमें 1 ही रहेगा। इसकी बाकी डिटेल्स जो ऊपर कॉलम में हो तो नहीं मिल सकती। क्या मतलब, समझा नहीं? जैसे बाकी स्टूडेंट नेम, कोर्स इंस्ट्रक्टर नेम, ये भी तो आएंगे। नहीं, अगर आप कोर्स आईडी 1 लिखते हो तो 1 में तो सिर्फ ये रहेगी। अगर आपने 2 लिखा तो सिर्फ ये आएगा, सॉरी, है ना? और अगर हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी तो फिर एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। पर ये अलाउड नहीं है, हम ये नहीं कर सकते कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मुझे दे दे प्रदीप, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मुझे प्रदीप दे दे। ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगी ना, कि 1 और 1 इज डिफाइनिंग प्रदीप, 1 एंड 2 इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रदीप, और ये सेम ही प्रदीप है। मतलब अगर अलग प्रदीप प्रदीप होता तो फिर इसका स्टूडेंट आईडी अलग होता। तो ये चीज अलाउड नहीं है। तो अगर मुझे ये हटाना पड़ेगा तो क्या करूंगा? अगर ये चीज जो ये बन रहा है कि 1 1 प्रदीप, 1 और 2 प्रदीप, अगर ये मुझे रिमूव करने कैसे करूंगा? यहाँ पर ले लिया और अलग से लिख दिया कि प्रदीप किस कोर्स में लिया, किस कोर्स में। एक रो स्टूडेंट आईडी प्रदीप है, हाँ, एक प्रदीप है, दूसरी उसमें टेबल में कि प्रदीप किस कोर्स में लिया। हाँ, यस। तो हम लोग एक नई टेबल बना देंगे, थर्ड टेबल, जिसमें आएगा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। ठीक है, तो कोर्स आईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये इसका काम है नहीं, हटा देते हैं। इसमें कोई डुप्लीकेट्स है नहीं, सारे अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये दोनों हमारे प्राइम की एट्रीब्यूट्स हैं। ये भी एक प्राइम की है, ये भी एक प्राइम की है। मतलब इन द सेंस ये कोर्स टेबल की प्राइम की है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल की प्राइम की है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक प्राइमरी की बन गया, है ना? तो इस टेबल में वैसे भी 2 ही कॉलम है। ओके, सो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर फॉर्म, कि पहले तो एटॉमिक प्राइम की होना चाहिए और साथ में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। सो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी
every non-key attribute should depend only on the key attribute and nothing else. तो इसका क्या मतलब है कि अगेन जैसे हम लोग ये वाला ले रहे थे एग्जाम्पल, इसी में ही कर लेते हैं एक्चुअली। अभी सिर्फ एक प्रदीप है जो पाइथन कर रहा है, तो पाइथन इज यूनिकली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी 1। और सिमिलरली क्योंकि पाइथन सिर्फ एक ही बंदा पढ़ रहा है, तो इंस्ट्रक्टर भी एक ही बंदे को पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट आईडी 1 ऑल्सो डिफाइंस सुमित। पर ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर नेम जो है स्टूडेंट से रिलेटेड है ही नहीं, स्टूडेंट डिटेल्स मतलब रिलेटेड नहीं है ना। तो स्टूडेंट टेबल में आइडियली मेरे पास वो सारी डिटेल होनी चाहिए जो सिर्फ स्टूडेंट के लिए यूनिक है। तो उसका नाम क्या हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, ईमेल आईडी, ये सब। पर इंस्ट्रक्टर तो स्टूडेंट के बगैर भी चेंज हो सकता है ना। एंड वी कैन अब जैसे अगेन अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ मान लो, तो मेरी अगेन क्या होगा कि मेरी पूरी कैटलॉग से पाइथन ही हट जाएगा, पाइथन कोर्स हम पढ़ा ही नहीं रहे, ऐसा लगेगा डेटाबेस को। ये भी लग सकता है कि सुमित इंस्ट्रक्टर है ही नहीं हमारा, वैलिड हो इनवैलिड हो गया, पर सुमित तो हायर कर रखा है ना हमने। तो इसीलिए ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव कि स्टूडेंट आईडी 1 पाइथन भी डिफाइन कर रहा है और पाइथन सुमित भी डिफाइन कर रहा है। और ये दोनों क्या है हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ना तो ये प्राइमरी की है ना ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की सिर्फ ये है ना। तो स्टूडेंट आईडी कोर्सेज, कोर्सेज इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट आईडी इंस्ट्रक्टर नेम, ये इनवैलिड हो गया। सो जो हमारी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो भी अलाउड नहीं है इन डेटाबेस टेबल्स। तो अगर मुझे अब ये हटाना है तो अगेन आई हैव टू ब्रेक डाउन माय टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स। मैंने एक टेबल बना दी अलग से कोर्सेज की, एक बना ली मैंने स्टूडेंट की, और एक स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये वाली टेबल चुनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आईडी है तो रिपीट हो गई है इसमें। क्या एक सेकंड, क्या इस वाले इसमें? पर ये की एट्रीब्यूट है ना, की एट्रीब्यूट रिपीट कर सकता है, नॉन की एट्रीब्यूट नहीं रिपीट करेगा। नॉन की एट्रीब्यूट मतलब जिसको हमने प्राइमरी की सेट नहीं करा किसी भी टेबल की, तो किसी भी रो को यूनिक है। हाँ, तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है, और कोर्सेज अभी कोर्सेज नेम जो हमने रखा हुआ है ये कोर्स टेबल में प्राइमरी की होगी। तो क्योंकि ये दोनों ही की एट्रीब्यूट्स हैं इसलिए ये वाला चीज इज वैलिड। मतलब बेसिकली क्या कहता है डीबीएमएस में, आप जो प्राइमरी की वाली वैल्यू है, ठीक है, तो ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो मेरी प्राइमरी की वाली वैल्यू जैसे कोर्स आईडी होगी, सॉरी स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी इस वाली टेबल का प्राइमरी की नहीं है ना, ये फॉरेन की है। तो यहाँ पे सिर्फ जो फॉरेन कीज होती है उसी में आइडियली आपकी वैल्यूज रिपीट करनी चाहिए, बाकी किसी कॉलम में नहीं करनी चाहिए। मतलब जो आइडियल सिनेरियो होता है वो ये होता है इन डीबीएमएस। पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर हम ट्राई ये करते हैं कि जितना ये फॉलो कर पाए कि हमारे जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो रिपीट ना करें, सिर्फ जो की एट्रीब्यूट्स है वही रिपीट करें, मतलब फॉरेन कीज जैसे, वो वैलिड। ये आपका डेटाबेस डिजाइन का मतलब। आप क्या कह रहे थे, आपको डाउट आ रहा था? हम्म, सॉरी वो यहाँ पर है, मैं बैड, कोर्स आईडी और ये थी ना टेबल,
1 2 3 4 5 हमें बनाना है वो फर्स्ट एंड सेकंड करके बनाना है या डायरेक्ट क्लास में सारे बनाने हैं एक एक करके। ठीक है, अब क्या डाउट है? ओके, सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ रहा था इशू। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि आपकी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा था ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसी इसी का एग्जांपल लूँ, तो फ्रॉम स्टूडेंट आईडी अगर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पाइथन आ रहा है। अगर मैंने पाइथन लिखा तो मेरे पास सुमित आ रहा है। तो मतलब अगर मैं स्टूडेंट आईडी 1 लिखता तो सुमित भी, या चलो ओके थोड़ा बेटर एग्जांपल लेते हैं। 2 लिखा तो एसक्यूएल आ रहा है, एसक्यूएल लिखा तो दिव्या आ रही है ना। अब क्या दिक्कत है इसमें कि अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ कि सोनिया ने वो कर लिया कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि दिव्या वाला जो रिकॉर्ड है वो भी हट जाएगा, एसक्यूएल भी हट जाएगा। हाँ, अब अगर कोर्स, अगर मैं ये कहता हूँ कि यही मेरी टेबल है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरे क्या क्या कोर्सेज हैं और मेरे इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन है, अगर ये वाली रो ही हट गई तो फिर एसक्यूएल भी मेरे कोर्स से हट जाएगा, है ना, और दिव्या भी हट जाएगी। तो दिस विल लुक लाइक कि हमारे जो कोर्स कोर्स ऑफरिंग है उसमें एसक्यूएल एग्जिस्ट ही नहीं करता और हमारी एम्प्लॉय लिस्ट में दिव्या नाम की कोई बंदी है ही नहीं, तो इनवैलिड जाएगा। पर ये गलत है ना, क्योंकि कोर्सेज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट। स्टूडेंट ना हो या ना हो कोर्स तो रहेगा। सिमिलरली इंस्ट्रक्टर जो है वो ना तो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है ना कोर्स पे, है ना, इंस्ट्रक्टर का अलग चलता है। तो हम लोग क्या, तो ये ऐसी टाइप की जो डिपेंडेंसी होती है कि अगर मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ वो एक दूसरी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, दूसरी वैल्यू मेरी एक तीसरी। हाँ, तो मतलब जैसे ये नहीं करते कि मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ए प्लस, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे ट्रांजिटिव क्या, ट्रांजिटिव ऐसे इससे समझ आया एसके थ्रू। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा एग्जांपल देखता हूँ ट्रांजिटिव का, फिर समझाता हूँ। ठीक, मैंने फॉलो टेबल। ट्रांजिटिव हो गया जैसे मान लो अदिति का भाई आदित्य है, ठीक है, आदित्य की मॉम देविका है, तो फिर अदिति की मॉम भी देविका है क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। तो ये ट्रांजिटिव हो गया ना कि ये अगर रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड है तो ये दोनों भी रिलेटेड है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर मैं एक कोर्स आईडी से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, एक कोर्स सॉरी एक स्टूडेंट आईडी से एक कोर्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ और उस कोर्स से मैं एक इंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ,
तो फिर मैं उस स्टूडेंट आईडी से इंस्ट्रक्टर को भी आइडेंटिफाई करवा दूँ, पर ये इनवैलिड है क्योंकि स्टूडेंट आईडी शुड ओनली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर का तो अलग आईडी होगा। तो इसलिए हम लोग तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि टेबल जो हमारी पूरी अलग अलग हो, ताकि जो डेटा जिस चीज के फिर उसी में। तो इसका आप नोटिस करोगे इन डीबीएमएस आपकी जो सारी टेबल्स बनती है वो ऐसे होती है कि यू ऑलवेज हैव अ टेबल ओनली फॉर लेट्स से अगर हम यहाँ की बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ का नॉलेज का कोई डेटाबेस होगा जिसमें सारा कुछ है, सो दे हैव अ सेपरेट टेबल फॉर हमारे क्या क्या कोर्सेज हैं, ठीक है, दे हैव अ टेबल फॉर हमारे क्या क्या स्टूडेंट्स हैं, दे हैव अ सेपरेट टेबल फॉर लोकेशंस and they have a separate table for employees, ठीक है, ऐसे ही और क्या होता है, they can have separate table for let's say lab systems, हमारे transaction, हाँ transaction based accounts की टेबल होगी transactions की, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जैसे मान लो है वैलिड एग्जांपल है कि स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्सेज के लिए अलग होता है, राइट, तो जैसे यार ये मान लो पहले किसने स्टार्ट करा मैं डी हमको सर डेटा एनालिटिक्स समझ, फिर वो कहते हैं कि अच्छा मुझे डेटा एनालिटिक्स समझ आता है और मतलब ठीक से समझा रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स, तो मैं काम करता हूँ कि डीए प्लस टैबलो बिल्डिंग, ठीक है, तो वो स्टूडेंट का तो एक ही रिकॉर्ड लेगा, वो स्टूडेंट तो एक ही है ना, तो स्टूडेंट टेबल में वो एक ही बार ही आना चाहिए, कोर्सेज भी हमारे बड़े थे, टैबलो भी ऑफर करते थे, एक बाकी सभी में कैसे ऑफर कर रहे हैं, पर इसकी एक ट्रांजैक्शन में क्योंकि उसने इसकी फीस एक बार दी पहले, इसकी फीस उसने दूसरी बार दी, तो टू स्टोर दीस टू रिकॉर्ड्स हमको ट्रांजैक्शन टेबल यूज करना है, ठीक है, तो हाँ, सो व्हाई वी स्टार्टेड विद दिस एग्जांपल क्योंकि इन डीबीएमएस आज जनरली देखोगे आपका जो भी डेटा होता है डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स और हर एक टेबल का एक पर्टिकुलर चीज होती है कि वो किस चीज की डिटेल स्टोर करता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक टेबल में दूसरी चीज की भी डिटेल स्टोर, तो इसमें आपका आता है एंटिटी, तो व्हाट इज एंटिटी, कोर्सेज इज एन एंटिटी, एक ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, फिर आपका आता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं एंड सो ऑन, एंड इसीलिए आपका एक जो प्रैक्टिकल एसक्यूएल का या सिर्फ एसक्यूएल का अगर हम बात करें क्योंकि अभी मोस्टली हमने डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स हैं, सो एक बार थोड़ा रिकैप कर देता हूं, एक बार मुझे बता दीजिएगा जब भी हो जाएगा, ठीक है, कौन सी है 2NF वाली टेबल, सॉरी 3NF वाली टेबल है, 3NF वाली टेबल चाहिए तो बता दो, हमने कवर करा विद डीटीएल, we have covered keys, और क्या कवर करा हमने, ओके, और ऑपरेटर्स, और नॉर्मल, नॉर्मलाइजेशन, अभी वो कर ही रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, तो और क्या करें, फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, तो इसमें आपका
ये वाला जो पूरा पार्ट है दिस इज योर डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट करना चाहिए ये वो वाला है। एंड वी हैव ओनली टच्ड ऑन दिस मच ऑफ इसमें आई थिंक डेटा टाइप्स भी लग सकते हैं। क्या होता है बताओ, एनी गेसेस क्या होता है डीडीएल का फुल फॉर्म? अच्छा ये वेट, वो तो डीबीएमएस का होता है। डीडीएल क्या है? एक तो था डीडी, क्या बोल रहे थे एसक्यूएल क्या 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 पार्ट्स होते हैं एसक्यूएल में? एक तो हो गया डीडीएल, डीडीएल से पहले क्या है? डीएमएल। डीएमएल का पार्ट होता है, डीएमएल का पार्ट होता है डीक्यूएल। और एक बस मैंने टच अपॉन करा था व्हिच वाज टीसीएल, वो रेलेवेंट है हमारे इवन फॉर अ डीबीएल प्लस फॉर डीबीएल स्टोर एक्टिव होता है, बट फॉर अ स्टोर वो रेलेवेंट तो एक बात है टीसीएल रेलेवेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि एज एन एनालिस्ट आपको डेटा का बस रीड एक्सेस है, आप बस उसको मतलब देख सकते हो बेसिकली, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो होता है जो डीबीए वाले लोग होते हैं उनका काम है डेटा आया उससे लोड करना, चेंज करना। कौन सा वाला? कौन सा? डीबीए। डीबीए हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीबीए का काम होता है ये सब देखना कि एक्चुअली नहीं, डीबीए का काम होता है डेटाबेस को मेंटेन करके रखना, और डेटा इंजीनियर्स का काम होता है डेटा को लाके लोड करना, उसको फॉर्मेट करना। So they can make insertion, they can delete data, they can update it, and they can do whatever they want with the data. वो उसको एनालाइज नहीं करते, वो बस ये कर सकते हैं कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा लें, साफ करके उसे रखते हैं। एज एन एनालिस्ट आपका काम आता है और टीसीएल का काम होता है डीबीए का। तो डीबीए का काम होता है तो डेटाबेस बनाना, साथ में देयर आल्सो कंसर्न विद, जैसे मान लो किसी ने एक क्वेरी चला दी, ठीक है, उस क्वेरी में उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि मैं पूरी टेबल डिलीट कर, ठीक है, सारे डेटा डिलीट होता है, अभी गलती से कर दिया है किसी ने, ऐसी कर दिया जैसे भी। अब मुझे क्या करना है, या जो डीबी का काम है, अब उनको वापस से वो सारा डेटा लाना है। ऐसा नहीं कि वो किसी कॉपी में एग्जिस्ट करता है, पर एसक्यूएल में एक तरीका होता है, जैसे डीबीएमएस में एक तरीका होता है कि आप रोल बैक कर सकते हैं। सो दैट रोल बैक करना, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कंट्रोल। रोल बैक करना या फिर स्टॉप करना कि क्वेरी ना चले, ये सब चीजें वो टीसीएल में आता है। बट टीसीएल इज नॉट पार्ट ऑफ पार्ट रूल, क्योंकि हमारे पास तीसरा एक्सेस होते हैं, ये थोड़ा सुपर यूजर वाला एक्सेस है। जैसे आपके जो सिस्टम्स है उसमें एडमिन यूजर होता है, सिर्फ एडमिन यूजर ही चेंजेस कर सकता है ना सिस्टम लेवल पे, हम लोग नहीं कर सकते। तो सिमिलरली जो टीसीएल होता है, सॉरी जो डीबी होता है, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो ये सब देख सकते हैं, वो डेटा एनालाइज नहीं करते। उनका काम बस ये है कि डेटाबेस बना हुआ है, वो सही से काम कर रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे उससे बोलना करते हैं, अगर कुछ और चीज है तो मुझे उससे पॉज करके उसको, ठीक है। राइट, तो हम डीडीएल का फुल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं क्या आपको? यस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन। डीक्यूएल क्या होता है? डेटा पीसीएल क्या होता है?
Transaction conclusion. एसक्यूएल क्या होता है? डीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस। जो आपके नॉर्मल डीबीएमएस होता है, जनरली दे आर रिलेशनल डीबीएमएस, पर आपके नॉन रिलेशनल, नॉन रिलेशनल का मतलब है जो कंसेप्ट आप एसक्यूएल में पढ़ रहे हो वो स्ट्रक्चर लाइन, तो वो यूज कहाँ पे होते हैं? जैसे हम लोग ये कहते हैं इन रिलेशनल डेटाबेसेस कि आपकी जो टेबल है उसमें आप रोज ऐड कर सकते हैं सेक्शन, है ना? कॉलम हम लोग जनरली ऐड नहीं करते इन केस ऑफ आरडीबीएमएस। मतलब एक बहुत ही माइनर डिफरेंस, स्टार्टिंग डिफरेंस कि आप यू कैन ऐड रोज टू योर टेबल, पर टेबल का स्ट्रक्चर ओवरऑल चेंज नहीं होता, है ना? सेम ही रहता है, रोज ऐड हो सकते हैं ताकि हम डेटा ऐड कर, बट इन केस ऑफ नो एसक्यूएल हम कॉलम्स ऐड, तो हर एक एंट्री के लिए नए नए कॉलम्स होते हैं, तो वो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, जैसे एक्सेल में नहीं, क्योंकि नो एसक्यूएल में या जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें आप लोग डेटा भी स्टोर, उसमें आप ऑब्जेक्ट्स स्टोर करते हो। ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे फाइल्स, पूरी की पूरी फाइल होगी, वर्ड फाइल होगी, पीडीएफ फाइल, या फिर म्यूजिक फाइल्स होगी, वीडियो फाइल्स होगी, तो ये सारी चीजें स्टोर करने के लिए जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी है, अब वो लाइब्रेरी कैसे कंट्रोल होती है, जो भी आपको दिखता है ऑन द वेबसाइट, राइट? वो सारा कहीं ना कहीं से फीड हो रहा है, तो वो ऑर्गेनाइज में स्टोर कैसे होता है इन नॉन रिलेशनल, क्योंकि नॉन रिलेशनल डेटाबेस स्टोर दीस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो डेटा नहीं होते, जैसे डेटा आने तो नॉर्मल है, एक चीज एक आगे डेट होगी, वो भी ऐसे कुछ होगा, but then you have objects which are not which cannot be stored in a DBMS मतलब RDBMS, ठीक है? तो ये माइंड में रखना सकता है, एक चीज है, उसके अलावा और भी चीज है। वो आई थिंक व्हेन वी आर डन विद एसक्यूएल तो थोड़ा और क्लियर कि क्या करते हैं। जैसे हम ड्रॉप डिलीट ये सब करते हैं, इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं करते यार, आप नहीं करोगे, बट जो दूसरे टीम मतलब डेटाबेस वाली टीम होती है वो लोग करते हैं, उनका काम। टीसीएल वाले टीसीएल का कंट्रोल टीसीएल करते हैं जो उनके सीनियर्स होते हैं, तो उनके बॉस मैनेजर टेक करते हैं। तो जैसे मान लो जो डेटाबेस की पूरी टीम होगी, राइट? तो उसमें से एक डेटाबेस की टीम है, अब जो डेटाबेस की टीम है इनका क्या काम है, इनको बस देखना कि डेटाबेस सही से चल रहा है। तो आपका हो गए दो लोग लीड टाइप के हो गए, इनके अंदर आके 3-4 लोग काम कर रहे हैं, ये वाले जो लोग हैं दे आर डूइंग दिस स्टफ, ये वाला जो और ये वाला, ये चीज, ये लेवल 1 पे होता है काम, और जो टीसीएल वाला पार्ट है वो इस पे होता है। सो टीसीएल प्लस डीडीएल एंड डीएमएल इज अ प्रॉपर डीबीआर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर डीबी टीम में जो डेटाबेस आर्किटेक्चर के साथ काम करते हैं उनका इसके साथ काम, और डेटा एनालिस्ट जो होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, उनका काम इसके साथ, ठीक है? ओके, ये हो गया ना कॉपी। कूल, हम लोग थे थर्ड नॉर्मल फॉर्म ने कर लिया। अब हम आते हैं ऑन द कौन सा है ये, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। सो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ कैंडिडेट की, ये टेक्निकल डेफिनेशन होगी। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो भी क्या कहते हैं, जो भी वैल्यू है जिसके बेसिस पे मैं पूरी की पूरी रो की वैल्यूज फेच कर रहा हूँ वो प्राइमरी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्राइमरी की नहीं है। तो मतलब कि जैसे मान लो गवर्नमेंट, हमने ये लिया गवर्नमेंट आईडी, सो गवर्नमेंट आईडी कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की,
पर हो सकता है मेरी एक टेबल में गवर्नमेंट आईडी प्राइमरी की ना हो क्योंकि हमने सरोगेट की यूज कर रखी है, राइट। पर जो आपका वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है जो ज्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता इन डीबीएमएस, वो ये कहता है कि हर टेबल का जो भी वो वाला कॉलम है या वो वाला सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो एक रो को यूनिकली फेच करते हैं, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मेरे प्राइमरी की होनी चाहिए। तो ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जनरली इसको फॉलो नहीं करते, पर क्या होता है कि जो मोस्टली आपकी टेबल्स बनती है ना उसमें ऑटोमेटिकली ये चीज बनी जाती है। तो जैसे मैंने एक आपको एक्सेप्शन बता दिया कि आपका लेट्स से कस्टमर्स का डेटाबेस है, मतलब कस्टमर्स की टेबल है। अब उस कस्टमर्स की टेबल में आपके पास एक कस्टमर आईडी होगा जो हमने खुद के लॉजिक से बनाया है सरोगेट की, और एक होगा उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ये नंबर्स। तो अब इवन दो मैं एक जो वैल्यू डालूंगा पैन कार्ड की वैल्यू डालूंगा, उससे मुझे एक ही कस्टमर की रो आएगी क्योंकि एक कस्टमर का एक ही पैन कार्ड हो सकता है। अब क्या होगा कि हमने उसको एज अ प्राइमरी की सेट नहीं करा हुआ, नीदर इज इट अ कैंडिडेट की, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म बेसिकली, ठीक है। तो इसका ऐसे कोई एग्जांपल नहीं क्योंकि हमने ये ऑलरेडी बनाई रखा है। आप नोटिस करोगे जितनी भी हमारी टेबल्स बनी है उन सब में एक ना एक वो आ रहा है प्राइमरी की, ठीक है। इसमें अगेन हमें प्राइमरी की जरूरत है नहीं क्योंकि देयर आर ओनली 2 कॉलम्स, एंड इसमें दोनों ही कॉलम्स की कंबाइंड वैल्यू इज गिविंग अस अ यूनिक वैल्यू, राइट। प्राइमरी की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत ज्यादा कॉलम्स हो, ठीक है। ओके, कमिंग ऑन टू 4NF। सो इसमें आपका बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म फॉलो होना चाहिए कि एवरी डिटर्मिनेंट की मस्ट बी अ कैंडिडेट की। साथ में ये कहता है नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब सेम है, सिमिलर टू जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, सिमिलर टू दिस ओनली, कि आपकी जो दो अनरिलेटेड फील्ड्स हैं दे शुड नॉट बी इन द सेम टेबल, बेसिकली यही मतलब है। तो जैसे अगेन हम लोग ये इस टेबल का अगर एग्जांपल लेते हैं, ये वाली टेबल में मेरे पास स्टूडेंट की डिटेल्स भी है, साथ में मेरे पास कोर्स की डिटेल्स भी है, पर कोर्स का स्टूडेंट से कोई मतलब है ही नहीं, है ना। स्टूडेंट कैन टेक अ कोर्स, बट जो कोर्स है वो वैसे ही एग्जिस्ट करता है ना। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने अब कोर्स का नाम चेंज कर दिया या हमने कोर्स को हटा ही दिया। तो अब मान लो जैसे यहाँ पर अगेन अब मैं ये कहता हूँ मैं एसक्यूएल हटा रहा हूँ और जो मेरे एसक्यूएल के स्टूडेंट्स थे अब वो टैबलो में आ जाए, तो जब मैं इसको हटाऊंगा सोनिया भी हट जाएगी, राइट। तो अब मुझे पता नहीं सोनिया कौन स्टूडेंट है हमारी क्योंकि हमने तो डेटाबेस से डिलीट ही कर दिया, है ना। सो इसलिए जो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जो अनरिलेटेड है उनको हम अलग अलग टेबल्स में रखते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करो नॉर्मलाइज करने का एंड देन वी कैन रैप अप विद नॉर्मलाइजेशन। इसकी प्रॉपर थ्योरी टाइप के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आज शाम तक। एंड डाउट्स वगैरह वी कैन डिस्कस आई गेस, हाँ कल कर सकते हैं या फिर परसों भी कर सकते हैं क्योंकि रात को अगर दूंगा तो फिर एक दिन लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो परसों कर सकते हैं।
Again, एक बार ये start off कर लेते हैं कि why normalization is important. So normalization पहली बात तो आपका डेटा बेस का जो डिजाइन है, the way your data is stored, उसका क्वेश्चन है आपका. दूसरा चीज हो गया कि it reduces redundancy. It reduces redundancy. तो एक फिर लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि why is reducing redundancy important? Tuning on the managers. Okay. ठीक है और क्यों वो तो हो गया makes it easier to search for the file. और क्या रीजन हो सकता है? मैं तो वाला ऐसी कुछ वीडियो ना क्या तो जैसे किसी की हमें किसी और के नाम पर परफॉर्म करना है फंक्शन वो गलती से किसी और के नाम पर. यस. सो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि मुझे अपडेट करना है कि टैब्लो है. अब मैंने क्या कर दिया कि इसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू बेसिक टैब्लो एंड एडवांस टैब्लो. तो आई वांट टू अपडेट जहाँ पे भी जैसे प्रदीप है ही इज इन बेसिक टैब्लो, नैना इज इन एडवांस टैब्लो. पर यहाँ पे क्या होगा दिक्कत कि अब मुझे अपडेट करना है कि ये वाला जो बंदा है मैंने बस नाम चेंज कर रहा है, इसका जो कोर्स आईडी है वो सेम ही रहेगा. मेरा सॉरी कोर्स आईडी नया हो जाएगा. तो एक सेकंड ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं. लेट्स से दैट अभी हमने क्या करा है कि कोर्स को रखा हुआ है एज कोर्स नेम को विद इसका स्टूडेंट डिटेल्स. स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट आईडी और फिर हमने कोर्स नेम डाल दिया. अब कोर्स आईडी रखूंगा वो बेटर है. क्यों? क्योंकि कोर्स आईडी तो सेम ही रहेगा. पर अब मान लो जैसे मैंने क्या करा कि कोर्स का नाम टैब्लो से मैंने इसको कर दिया टैब्लो डेस्कटॉप सर्टिफाइड. फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया कोर्स का नाम. अब जहाँ पे भी टैब्लो आ रहा है मुझे वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, है ना. प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इट इज एक्सपेंसिव, आल्सो इट कैन लीड टू एरर्स क्योंकि मैं खुद ही ट्राई लिखूंगा हो सकता है मैंने गलत ट्राई लिखी. पर अगर मैं एक अलग और जैसे अब स्टूडेंट आईडी में रखूंगा आईडी एक हो गया.
ठीक है, ये सारे 5 को टैबलो कर दे, टैबलो आते रीड इनटू टैबलो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, राइट। मुझे फालतू में ही वही चलानी पड़ेगी अपडेट की, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोर्स आईडी लिख देता हूँ और एक मैं सेपरेट टेबल बना देता हूँ कोर्स की, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, ठीक है। कोर्स आईडी में मिलते हैं से 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10, पहले था टैबलो, अब मैं इसको लिखता हूँ टैबलो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। तो मैंने क्या करा, एक ही अपडेट करा। तो स्मॉल स्केल में कि यार अपडेट तो वैसे भी चला सकते, क्या दिक्कत है, मैं बहुत ही देख के ढंग से देता हूँ क्वेरी। प्रॉब्लम इज एट अ लार्ज स्केल, जब यू हैव 10 मिलियन रूट्स, तो एक सिंपल क्वेरी भी बहुत टाइम लगा सकती है रन होने में। तो जैसे हमने एक जो जब एसक्यूएल लिखना शुरू करा था, मैंने आपसे क्वेरी लिखाई थी व्हिच वाज, सो मैंने आपसे क्वेरी लिखाई थी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिंपल क्वेरी, नॉट वेरी हार्मफुल, मुझे पूरा डेटा देखना तो यही सुनो। अब दिक्कत क्या आती है, मान लो आपका जो डेटाबेस है, जो ये टेबल है, इसमें देयर आर जैसे 10 मिलियन रोज, ठीक है, 10 मिलियन रोज एंड देयर आर लेट्स से 400 कॉलम्स। और ये होता है ऐसे, मतलब मैंने ये चीज कर रखी है। तो व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि इन माय ऑफिस मैं थोड़ा हड़बड़ी में काम कर रहा था एंड उसको टेबल्स क्विकली लिख में है। तो मुझे कॉलम देखने से मतलब था कि कॉलम के नाम से डेटा थोड़ा सा देखो कि कैसा डेटा। मैंने ये चलानी थी और सो हमारा जो क्लाइंट था दे वर आई थिंक यूरोपियन थे या अमेरिकन, तो उनके टाइम मतलब रात में थे। तो बिफोर आई लेफ्ट फॉर फ्रॉम वर्क घर के, रात के मान लो 8 बजे, तो हम लोग 8 बजे निकल जाते थे ऑफिस से 8 बजे। तो जनरली पीपल रैप अप एंड दे रेडी टू लीव, है ना, कोई भी नहीं चाहता कि लास्ट टाइम में काम आ जाए। मैंने एक वजह से कहा एंड क्या हुआ कि जो हमारा प्लेटफॉर्म था जिसपे जो हमारे क्लाइंट से रिपोर्ट देखते थे वो क्रैश हो गया, वो भी एट अ टाइम जब वो लोग यूज करते हैं प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए इवन तो मैंने क्रैश करा, मेरे को तो आता नहीं फिक्स कैसे करूंगा क्योंकि मैं उस टीम में नहीं, तो मेरे पास एक्सेस नहीं चीजों का। तो जो टीम थी उन सबको आना पड़ा वापस ऑफिस एंड आई हैड टू फिक्स इट। उनको 3 घंटे लगे, तो वो लोग 9 से लेके 12 बजे बैठे थे। सो वेरी हार्मलेस क्वेरी दिखने में, पर ये भी नहीं कर सकते इन आपके जो प्रॉपर डेटाबेस, ठीक है। सो अगर मान लो यही सिंपल सी क्वेरी जिसमें मैं कुछ चेंज कर नहीं रहा, वो ही मेरा पूरा ऐप क्रैश कर देती है। तो अपडेट जैसी चीज जो डेटा को चेंज करती है, वो अगर इतने हेवी डेटा पे लिखूंगा तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो इसलिए टू अवॉइड दिस, जो ये अपडेट का गलत, राइट, इसको बोलते हैं अपडेट अनॉमली। सो टू अवॉइड अपडेट अनॉमली हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा, और ऐसे कौन सा ऑपरेशन है जो टेबल में डेटा को चेंज कर सकते हैं? एक तो हमने लिख दिया अपडेट, इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच कैन मॉडिफाई अपडेट? वो तो स्कीमा हो गया, टेबल के अंदर जो डेटा है उसको चेंज कर, मॉडिफाई इज लाइक चेंजिंग द स्ट्रक्चर एज एन की कॉलम का डेटा। मैं कह रहा हूँ कि जो उसके अंदर डेटा है उसको मतलब एज एन ऐड करना, हटाना, ऐसे रिलेशन, डिलीट करना, इंसर्शन। तो ये 3 मेजर ऑपरेशंस होते हैं इन डीबीएमएस व्हिच आर अपडेशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। तो इवन इनमें भी दिक्कतें हो सकती है कि आपने गलत डेटा डाला फॉर एग्जांपल, राइट, या गलत जगह पे गलत डेटा डाला। तो गलत जगह पे गलत डेटा डालना अवॉइड करना इज योर अवॉइडिंग दिस इंसर्शन, कि हमने जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था डेटा वहाँ पे डाल दिया।
So normalization is required to avoid insertion anomalies. ठीक है? And lastly, just as I mentioned, a patient insertion or deletion. गलती से मैंने मान लो एक सेगमेंट में डेटा उड़ा दिया. So to avoid that, हम लोग क्या कर सकते हैं? We can use normalized data to avoid a deletion anomaly. So even though ये थोड़ा theoretical concept है, पूरी चीजों में अभी तक करिए, इसको हम लोग practically वीकेंड में देखेंगे वर्कशॉप में. ठीक है? तो we will actually create और बताया था हमने डेटाबेस बनाई है पैरामीटर. उसी पे भी build up and try out these things. And I think DCL भी थोड़ा बहुत करवाई देते हैं, पर वो यूज नहीं होगा. तो अगर मतलब वैसे it's not that difficult to understand either because इसमें 4-5 तो पर वो अगर यूज नहीं होंगे तो फिर हम भूल जाएंगे. ठीक है? But we will try to do that as well in the weekend option. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे why we have normalized attributes and then मतलब how we can be avoid this. ठीक है? चलो for the next 15 minutes थोड़ा practical करते हैं. आई होप सबके पास यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है ना? उसमें डेटा है. ठीक है. आप लोग को फॉरवर्ड डिसीजन दूसरे नॉर्मल टेबल में भी हो सकता है. हो सकता है, पर जो वो वाली गलती होती है वो मतलब नॉर्मलाइजेशन से और भी टाइप की गलतियां अवॉइड हो जाती हैं. मतलब गलतियां तो हर चीज में हो सकती हैं. हो सकता है कोई डेटाबेस छुड़ा दे, उसके लिए तो कोई तरीका है नहीं अनलेस मतलब जैसे मान लो कोई सीनियर लेवल पे बंदा है जिसका काम ही है डेटाबेस को मैनेज करना, वही अगर डिलीट कर देगा फिर क्या करेगा? पर कुछ हद तक आप ट्राई कर सकते हो टू लेसन रिड्यूस द नंबर ऑफ अनोमलीज. ओके. हमने देखिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आई थिंक let's work with टाइम स्लॉट के साथ काम कर लेते हैं. टाइम स्लॉट ठीक है. सो हमने लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टाइम स्लॉट. अब इसमें पहले देखते हैं क्या क्या कॉलम्स आ रहे हैं. वी हैव टाइम स्लॉट आईडी, डे, स्टार्ट आवर, स्टार्ट मिनट, एंड आवर और एंड मिनट. ठीक है. इन्होंने क्या करा है कि जो टाइम का वैल्यू होती है उसको ब्रेक डाउन कर दिया. सो दिस इज एटॉमिक डेटा. मैं आवर्स को और ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा, मिनट्स को भी नहीं कर पाऊंगा. दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें जो सारे कॉलम्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं एक बारी. सो सेलेक्ट टाइम स्लॉट आईडी और क्या है, डे, स्टार्ट आवर, स्टार्ट मिनट, एंड आवर, एंड मिनट.
डन? तो स्टार भी नहीं करते नहीं, इसके साथ लिखना है। आगे कॉलम में। हाँ तो सो फर्स्ट बहुत ही सिंपल से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज एलियासिंग। अच्छा, एलियस से क्या समझ आता है? एनीवन? नाम चेंज, वो तो प्रोसेस हो गया ना। एलियस का मतलब क्या होता है? बोल रहे थे आधा में से, बताओ। एलियस हो गया जैसे दूसरा नाम। तो बेसिकली पेट नेम का थोड़ा हाई फंडा टर्म इज दूसरा नाम। ठीक है, तो सॉरी, एलियस। सो एलियसिंग कैसे यूज होती है? जब आप क्वेरीज लिखते हो इन एसक्यूएल, आप सेलेक्ट क्लॉज में, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप एक नया नाम असाइन कर सकते हो टू योर फील्ड। मैंने बस कॉपी करा, पेस्ट। अभी ये दिखा रहे जो इसके एक्चुअल नाम है वो। मुझे इसको देखने, लेट्स से एज स्टार्ट आर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे स्टार्ट आर इसमें और पूरा चीज। बट अगर मैं इसको देखूं बैक एंड में, जो मेरी टाइम स्लॉट की टेबल है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। इवन आफ्टर रिफ्रेशिंग इट, ये अभी भी क्या आ रहा है, स्टार्ट आ रही है। तो एलियस क्या होता है, ये बस आपको जो इधर डिस्प्ले हो रहा है रिजल्ट, बस यहाँ पे फील्ड का नाम चेंज करके दिखा देता है। बैक एंड में कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट आर, स्टार्ट मिनट, एंड आर और एंड मिनट। अभी के लिए इतना लिखते हैं। ठीक है, हो गया। इसका एक और तरीका होता है, आप यहाँ पे आपके ओरिजिनल कॉलम और जो एलियस है उसके बीच पे एज लिख सकते हो। एज लिखो ना लिखो, इट्स द सेम थिंग। सो कॉपी। पर कन्वेंशन ही होता है, जब आप एक पूरी स्क्रिप्ट लिखते हो एसक्यूएल की, तो हम एज भी लिख ही देते हैं। ठीक है, सेम ही काम कर रहा है फिर। इसको भी डे बनाते हैं, चलो। कूल। बैकएंड में जैसा पहले नाम था वैसा ही है ओरिजिनली।
तो मतलब DBMS के इट्स द सेम थिंग, बट फॉर अस इट्स अ डिफरेंट वैल्यू, मतलब डिफरेंट हेडर। ओके, सो ये होगा आपका एलियासिंग। इसीलिए एसक्यूएल में जो हेडर नेम्स होते हैं इसमें स्पेसेस अलाउड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूजिंग दिस ओनली, सेलेक्ट एंड आर माइनस, अच्छा मुझे अगर इसकी ड्यूरेशन निकालनी है कैसे निकालूंगा, ऐसे पहले रफली बता दो मुझे। मुझे निकालना है कि ये जो टाइम स्लॉट ए है इसकी क्या ड्यूरेशन है। एंड माइनस स्टार, एंड माइनस स्टार्ट, एंड क्या, एंड आर, एंड मिनट क्या, क्योंकि ये जैसे मेरे पास आ रहा है दिस इज 8 o'clock, दिस इज 8:50, वो तो खैर मैं पढ़ पा रहा हूँ इसलिए मतलब आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, पर डीबीएमएस को कैसे बताऊँ कि मुझे 50 मिनट्स दिखाएं। एंड माइनस आर प्लस एंड मिनट माइनस स्टार, एंड ओके, एंड माइनस तो कैसे लिखूंगा ये, एंड एंड आर माइनस स्टार्ट आर, एंड मिनट माइनस स्टार्ट फ्रॉम तेरह दिखा रहा है क्या हो गया। बड़ा लगा। स्लॉट आईडी दिया आपने, स्लॉट अच्छा टाइम स्लॉट, टाइम स्लॉट, तो ऐसे आप एसक्यूएल में मतलब विद इन योर क्वेरीज कैलकुलेशन से खुद को बेस है। ये क्या, ये कैसी टाइप की स्टेटमेंट होगी ये वाला पार्ट, अब हम न्यू वाला नाम देंगे या आपकी मर्जी, पर ये लॉजिकली बता क्या रहा है जो आपने निकाला है, व्हाट इज दिस कॉलम रिप्रेजेंटिंग एंड दिस कॉलम। यार ये चीज नहीं होती बड़ी, हाँ जी, लॉजिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो हाँ, पर हम लोग जैसे अगर मान लो इसको नाम दे दो, क्या नाम दे सकते ड्यूरेशन होगी। हैं। यस, तो इसको नाम एलियस दे देते हैं एज, लेट्स से इसको लिख देते हैं ड्यूरेशन, पहला वाला आर के लिए तो यहाँ पे आर, तो यहाँ पे एलियस असाइन हो गया। अगर हम एलियस असाइन नहीं करते तो जो कैलकुलेशन होती है उसी को एलियस बना देगा, मतलब नाम दे देगा। दूसरी चीज ये है एसक्यूएल में जो आप क्वेरीज लिखते हैं वो क्वेरीज होती है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, तो इनका जो आउटपुट होता है ये आपकी टेबल्स बना के देता है, वो टेबल हम यूज करते हैं पावर बीआई टैब्लो वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं फॉलो करते कि जो हेडर नेम की कन्वेंशन होती है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्रंट एंड में जैसे दिखना चाहिए हम उस हिसाब से नाम देते हैं। ठीक है, सो ठीक है, पहले बस इतना करो फिर भी मूव अ बिट अहेड।
अब जैसे मैंने यहाँ पे एलियस वाला टाइम नहीं ले रहा ये, वो एलियस वाला वो नहीं ले रहा, डाउन डाउन कोई पुराने वाले ही ना। अच्छा एलियस कितना था यहाँ पर मैंने देखो पहले भी क्या लिखा है मैंने आप यहाँ पर हाँ कोई भी सो एलियस बोल दो ना पे हम एलियस देंगे एलियस का मेरा है ना और यहाँ पे है कि अच्छा नहीं कुछ भी दे सकते एलियस का कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे अगेन अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर ओरिजिनल डेटा के नाम नहीं नहीं इधर इधर कैलकुलेशन है करेंगे एलियस का कुछ नहीं ठीक है डन ओके अच्छा मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस वो क्या था हमने आई थिंक क्या मैंने क्या यस हाँ क्या था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जैसे मान लो मेरी एक क्वेरी है मैंने from there ऐसे मैंने क्वेरी की थी तो इसमें ये वाला पार्ट तो करना नहीं है पहले मैंने तो स्टार्ट करा था इन दोनों का क्या था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पहले सेलेक्ट है फ्रॉम बट लॉजिकली पहले फ्रॉम तो वो अंदर पहले फ्रॉम देखता है और लिखते हैं सिलेक्ट है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मैं ये नहीं कह रहा क्वेरी का सिंटैक्स हाँ पहले फ्रॉम चलेगा फिर आपका सिलेक्ट चलता है करेक्ट और हमने लास्ट क्लास में भी वेट लॉस करा था है ना तो इसमें फिर एक माइनर चेंज आता है ये आपका फ्रॉम चलेगा फिर वेयर चलता है फिर सेलेक्ट चलता है ठीक है तो पहले टेबल है उस टेबल में से डेटा फिल्टर करो फिर मैं बताता हूँ कि मुझे देखना क्या है और कैसे देखना तो यहाँ मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो कैलकुलेशन सो हमने एग्जैक्टली वही चीज करी है पहले हमने एलियस असाइन करा था पहले टेबल पूरी आ गई हमने कहा कि मुझे डेटा को इस तरीके से दिखाना है हमने एलियस असाइन करा वी कैन ऑल्सो असाइन क्या कहते हैं इसको वी कैन ऑल्सो परफॉर्म कैलकुलेशंस इन द सेलेक्ट क्योंकि टेबल तो पूरी फिच होगी उसके बाद हमें हमारी मर्जी में जो भी दिखाना राइट इसको लेट्स ट्राई विद वेयर ठीक है यही सेम चीज वेयर के साथ ट्राई करते हैं where d equals to m ठीक है चल गया ये डन तो इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं इसमें हो क्या रहा है पहले हमारा टाइम स्लॉट वाली टेबल से सारा डेटा आता है
फिर उस सारे डेटा में से हमारा जो डे वाली वैल्यू हमने फिल्टर लगा रखा है वो वाली वैल्यू फिल्टर आउट हो जाती है। सो पहले से हमारे पास कितनी बड़ी टेबल है, ठीक है, फ्रॉम से फिर मैंने इस पे लगाया वेयर क्लॉज, तो मेरी टेबल अब इतनी होगी। और फिर इसके बाद जो मेरी टेबल बची हुई है उस पे मैं अपना कैलकुलेशन लिखूंगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है आपका select। ठीक है। अच्छा एक चीज ट्राई करते हैं, मुझको अब देखना है कि इसी वेयर क्लॉज में डे का मैंने फिल्टर लगा दिया, साथ में मुझे देखना है जो ये ड्यूरेशन आर वाली वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ट्राई करते हैं एंड सॉरी एंड ड्यूरेशन आर ग्रेटर देन 0, ये लिखो और रन करो। क्या हो गया? हाँ जी, हो गया। नहीं, क्या क्वेरी लिखी? नहीं नहीं रन नाम नहीं। एरर आ रहा है, हाँ। ये कह रहे हैं ड्यूरेशन आर इन वेयर क्लॉज इज इनवैलिड, क्योंकि ड्यूरेशन आर करके कोई कॉलम है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ड्यूरेशन आर करके कोई कॉलम है ही नहीं, पर मुझे क्या करना है, मुझे फिल्टर इसके हिसाब से लगाना है, एंड आर माइनस स्टार्ट आर। तो ये क्यों नहीं चला पहले ये समझते हैं, क्योंकि जब मैं ये टेबल लिख रहा हूँ यहाँ तो मेरे पास आ रहा है ड्यूरेशन आर, तो इधर क्या दिक्कत आ गई? हाँ, सो ये आपका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से गवर्न हो रहा है। पहले फ्रॉम आया, फ्रॉम में ड्यूरेशन आर करके कोई है ही नहीं फील्ड, फिर वेयर में वो टेबल गई जिसमें ड्यूरेशन आर अगेन फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे ड्यूरेशन आर इनवैलिड ही हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो नाउ इफ आई वांट टू फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन कि मेरे को एंड आर माइनस स्टार्ट आर ग्रेटर देन 0 देखना है, उस केस में मुझे ये पूरी कैलकुलेशन ही नीचे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये रन करो। तो मतलब जो एलियस होता है वो वेयर क्लॉज में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेलेक्ट क्लॉज में लगता है और वेयर क्लॉज सेलेक्ट से पहले चलता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए रैप अप करें। सर इसमें दूसरा
अच्छा, एक चीज और लास्ट, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसेस नहीं है, आई थिंक मैंने ये बीच में बोला था मे बी। सो स्पेसेस लेना इज ऑप्शनल बिटवीन ऑपरेटर्स। अगर मैं ऐसे लिखूंगा क्वेरी तो भी चल जाएगी, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो भी चल जाएगी, बस ये थोड़ा फॉर्मेटेड रहेगा। दूसरी चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे दिस इज अ हाइफन का सिंबल, राइट। हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि हमारे जो हेडर नेम्स होते हैं डेटाबेस में, उसमें हम कभी भी हाइफन या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालते। क्योंकि क्या आएगा, अगर मैंने कोई टेबल बनाई जिसमें मैंने लिखा है लेट्स से मेरी फील्ड का नाम है नेम, लेट्स से मैंने ये लिख दिया नाम हेडर का, तो अब जब मैं एसक्यूएल में इसको चलाऊंगा, एसक्यूएल को लगेगा मैं लिखना चाह रहा हूँ ये चीज, कॉलम नेम से फर्स्ट की वैल्यू को सबट्रैक्ट कर, पर ना तो नेम एग्जिस्ट करता है ना फर्स्ट एग्जिस्ट करता है। आई हैव नेम फर्स्ट एज माय कॉलम। तो अब इसको लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें की स्ट्रोक्स को कम रखना है, हमें जल्द से जल्द अपनी क्वेरी लिखनी है, इसलिए भी अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन हेडर। ठीक है, रैप अप करते हैं यहाँ पे, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी नेम फर्स्ट, क्योंकि एलियस असाइन होता है ना इससे। अगर मैं स्पेस डाल दूंगा तो एलियस असाइन हो जाएगा, तो उसे लगेगा कि लेट्स से आपने ये लिखा, ये आपके कॉलम का नाम है फॉर एग्जांपल, इसमें आ रहा है स्पेस, तो एसक्यूएल को लगेगा आप चाहते हो कि मैं कह रहा हूं अंडरस्कोर भी डालते से फिर अंडरस्कोर भी लिख देते हैं। ऐसे ऐसे रीडेबल नहीं होता, तो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको अंडरस्कोर से सेपरेट। ठीक है, फुल यार आज के लिए रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस।